हाँ जी बेटा। तो आज की क्लास है एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ लिखने की, पहले भी लिखा हुआ है, रिवीजन क्लासेस है ये। ठीक है, तो इसको सुनते चलिए। ठीक है, खुद पे खुद रिकॉल होता शो हो जाएगा। ठीक है, चले चले। तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, और कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम हम कितने मेथड से कर सकते हैं? पहला, वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा, इनकम मेथड। और तीसरा, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं आपको ये चीज डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद यही करूंगा कि भैया जो पढ़ा रहा हूँ आपको वो सब कुछ ओके रिपोर्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो जरा सा ध्यान से सुनना है और समझ के फिर आगे चलना। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जिस मेथड को हम करने जा रहे हैं, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अब वैल्यू एडेड मेथड में अगर आपको नेशनल इनकम निकालना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए जीबीए एमपी। बोले तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, इसी को आप जीडीपी एमपी भी कहते हैं। ठीक है, तो आप जीबी एमपी कह लो, जीडीपी एमपी कह लो, बात एक। ठीक है, इसमें आप माइनस डिप्रिसिएशन कर देना, प्लस एनएफआईए कर देना, और माइनस एनआईटी कर देना। जैसे ही आप ये हरकत कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा? एनएनपीएम से। यानी कि देखिए कितना सिंपल है ये, कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है? जीबीए एमपी निकालना है, उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करना है, एनएफआईए प्लस करना है, और एनआईटी माइनस करना है। ठीक है, अब पूरा का पूरा जो मसला है वो है कि जीबीए एमपी कैसे मिलेगा, है ना? तो आइए आपको अब मैं ये सिखा देता हूँ कि जीबीए एमपी कैसे मिलेगा। तो जीबीए एमपी मिलेगा जब आप वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर देंगे, तब इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जैसे ही इंटरमीडिएट कंजम्पशन को आप वैल्यू ऑफ आउटपुट से माइनस करेंगे, आपको जीवीएमपी मिल जाएगा। और उसी जीवीएमपी में माइनस डिप्रिसिएशन प्लस एनएफआईए माइनस एनआईटी कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? कोई दिक्कत नहीं आती। अब बात आता है कि सर व्हाट इफ अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ नहीं है, तो कुछ नहीं, वैल्यू ऑफ आउटपुट हम निकाल लेंगे। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे कैसे, लो ये भी समझा देता हूँ। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के हैं रास्ते दो। कितने रास्ते? दो। पहला, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर प्लस वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर। जैसे ही इन तीनों सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट को आप ऐड कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा? आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी कि बाय एडिंग ऑल द सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट को, जब आप सारे सेक्टर्स के वैल्यू ऑफ आउटपुट को क्या करते हो, ऐड कर देते हो, तो आपको आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट क्वेश्चन में मिल जाता है। ठीक है, ये डिपेंड किया क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था या कोई और तरीका था वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने। तो पहला तरीका तो यही है।
अगर ये तरीका अप्लाई नहीं हो पाया तो फिर आप सेकंड तरीके पे चले जाइए। और सेकंड तरीका क्या बोलता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए आप सेल्स प्लस में चेंज इन स्टॉक प्लस में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन कर दें। जैसे ही सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन किया जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। क्लियर? अब डिपेंड कर रहा है कंप्लीटली क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में है क्या। ठीक है, लेकिन या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इधर से ही आना, या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट ऐसे ही आना, और या तो वैल्यू ऑफ आउटपुट सीधा अपने नाम से ही दिया हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोलिए अब समझो। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे बोला वैसे ही यहाँ पे बोलकर खत्म करने के बाद शुभम ने बोला कि सर व्हाट इफ अगर मेरे पास सेल्स नहीं है तो मैंने कहा फिर इन दैट केस आपको सेल्स निकालना पड़ेगा। और सेल्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्स निकालने के लिए आपके पास दो रास्ते दिए जाए। पहला, या तो आप प्राइस इनटू में क्वांटिटी कर देना जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ मिले। सर व्हाट इफ अगर प्राइस इनटू में क्वांटिटी नहीं हो क्वेश्चन में तो मैंने कहा कि फिर एक छोटा सा काम करना, डोमेस्टिक सेल्स प्लस में एक्सपोर्ट कर दो। जैसे ही डोमेस्टिक सेल्स प्लस में एक्सपोर्ट करोगे तुम्हें क्या मिल जाएगा? सेल्स। और उस सेल्स में चेंज इन स्टॉक और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन ऐड कर देना, क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बाबू। चलो अब कुछ यहाँ पे नोट देखने वाली बात होती है। पहला, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है सेल्स 10,000 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सपोर्ट 4,000, तो इस हिसाब से मेरा सेल्स 10,000 होगा। यानी कि अगर सेल्स लिखा हुआ है तो इसको डोमेस्टिक सेल्स आपको नहीं समझना है। ठीक है, डोमेस्टिक सेल्स लिखा हुआ है तो फिर मैटर नहीं करता कि उसके बाद एक्सपोर्ट उससे ज्यादा है कि एक्सपोर्ट कम। अगर डोमेस्टिक सेल्स है तो उसमें एक्सपोर्ट आपका ऐड होगा ही होगा। लेकिन अगर सेल्स लिखा हुआ है तो सेल्स के साथ आप एक्सपोर्ट को ऐड मत करना अगर एक्सपोर्ट की वैल्यू सेल्स की वैल्यू से कम है। ठीक, लेकिन अगर यही उल्टा हो जाता कि सेल्स की वैल्यू होती 4,000 और एक्सपोर्ट हो जाता 10,000, तो फिर उस केस में सेल्स की वैल्यू हो जाती बेटा 14,000। यानी दोनों में अंतर क्या था? अगर सेल्स की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से होती ज्यादा तो टोटल सेल्स सेल्स की वैल्यू ही कहलाता। ठीक है, लेकिन अगर सेल्स की वैल्यू एक्सपोर्ट की वैल्यू से है कम तो फिर टोटल सेल्स दोनों को ऐड करके बने। क्लियर है बेटा? कितने बच्चों को समझ में आया? लुक्स गुड। अब आया बेटा चेंज इन स्टॉक के ऊपर। तो अगर क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो ठीक, पता है ना डेल्टा एस का मतलब मैं चेंज इन स्टॉक को कह रहा हूं। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो चेंज इन स्टॉक निकालना पड़ेगा। और चेंज इन स्टॉक निकलेगा कैसे? तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, या राइज इन स्टॉक माइनस फॉल इन स्टॉक, या इंक्रीज इन स्टॉक माइनस डिक्रीज इन स्टॉक। अगेन डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि दिया हुआ क्या है भाई। ठीक है, रास्ते आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपके कान में डालना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट बात कि समटाइम्स कभी क्या होता है, एक्सपोर्ट की वैल्यू दी हुई नहीं होती बल्कि लिखा हुआ होता है सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू टूरिस्ट। ठीक है, उसने एक्सपोर्ट नहीं लिखा है।
उसने लिख दिया है सेल ऑफ गुड्स टू टूरिस्ट, तो समझ जाना कि वो आपका एक्सपोर्ट ही है। आई बात समझ में? समझ जाना कि वो आपका क्या है बेटा, एक्सपोर्ट ही है। क्लियर है बेटा? बोलो ना बाबू, क्लियर है? पक्का? बोलो। लाइट चला दो यार, थोड़ा सा देखा करो। हाँ जी, ठीक है, बैठो। क्लियर? बोलो बाबू। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपको याद रहेगा या भूल जाओगे? तो डोमेस्टिक सेल्स प्लस में एक्सपोर्ट हमेशा हो। यहाँ पे नहीं देखना कि छोटा कौन है बड़ा कौन, ठीक है? छोटा बड़ा किस में देखना है? सेल्स और एक्सपोर्ट। यहाँ तक समझ में आया बेटा? बोलो। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन एज इट इज अपने नाम से दिया हुआ मिलेगा आपको, इसके अंदर कोई भी अलग से चीज नहीं दिया हुआ, मतलब एज इट इज अपने नाम से चिपकाया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूंगा। सपोज करो क्वेश्चन में सेल्स दिया हुआ है, चेंज इन स्टॉक दिया हुआ है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन का कोई जिक्र नहीं किया हुआ है, तो बच्चे क्या करते हैं, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक लिखकर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं सॉल्व करके। बेटा, अगर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन का जिक्र नहीं किया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आपको लिखना नहीं, आपको वो चीज लिखना है, उसके नीचे उसकी वैल्यू जीरो कह देनी। नहीं आई बात समझ? क्लियर है? बिकॉज देखिए पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां से उठकर यहां तक है। आई बात समझ में? ये पूरा फॉर्मूला है, आप इसमें आधा अधकचरा लिखकर नहीं आएंगे, पूरा लिखकर है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए बेटा। चल चल सकते हैं आगे? तो अब किसकी ओर मूव करेंगे? चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग और ओपनिंग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ। ठीक, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू आपको क्या माननी पड़ेगी? जीरो। तो ओपनिंग स्टॉक सपोज करो दिया हुआ है 50, और क्लोजिंग स्टॉक सपोज करो कुछ नहीं है, तो हमने क्या माना? तो अब हमारा चेंज इन स्टॉक कितना आया? तो ये जीरो का एक वैल्यू है। आई बात समझ में? नहीं आया समझ? क्लियर? अब आते हैं बात सीधा इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। ठीक है, अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन की बात करूं तो सबसे पहली बात कि आप इंटरमीडिएट कंजम्पशन कह लो, आप सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कह लो, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, आप इंटरमीडिएट कॉस्ट कह लो, इन सब का मतलब एक ही है। ठीक है, बोलो। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कॉस्ट, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स कोई अलग अलग नहीं है, बस एक दूसरे अलग अलग नाम से पहचाना जा रहा है। ठीक, आई बात समझ? क्लियर है? बोलो। लेकिन अगर इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स नहीं लिखा हुआ तो फिर उस केस में आपको ये चीज निकालना पड़ेगा, उस केस में फिर आपको ये चीज निकालना पड़ेगा। अब निकालोगे कैसे, एक बार ये समझो। देखो, दो रास्ते नए पेज पे बता देता हूँ। इंटरमीडिएट कॉस्ट को निकालने के दो रास्ते। पहला, या तो इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आईसी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, आईसी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर और आईसी ऑफ टर्शरी सेक्टर। या तो इन तीनों सेक्टर्स ऑफ आईसी को आप क्या कर दो, ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा आपको? वैल्यू ऑफ आईसी। ठीक है, और या तो डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कर दे।
आपको क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ आईसी। ठीक है, या तो डोमेस्टिक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस में इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कर दो, आपको आपका वैल्यू ऑफ आईसी मिल जाएगा, या तो आईसी आप तीनों सेक्टर्स को ऐड कर दो, आपको आपका आईसी मिल जाएगा। पॉइंट समझा पाया आपको? ठीक है सर, व्हाट इफ अगर मेरे पास सिर्फ परचेज लिखा हुआ है, और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है, या सिर्फ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है? सर अगर ये लिखा हुआ है तो क्या करना है? मैंने कहा सबसे पहले, अगर सिर्फ ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आईसी है। ठीक है, आप देख लेना कि क्या यूनिफॉर्म अलाउंस या पावर चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ऐसे नाम दिए हुए हैं क्या, या पेट्रोल अलाउंस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय दिया हुआ है क्या? अगर ये नाम दिए हुए हैं तो इसका मतलब ये इनमें ऐड होते हुए चले, और फिर जाके आपको क्या मिलेगा, आईसी। आई बात समझ? क्लियर? तो याद रखना है कि परचेज या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज नॉट द मीनिंग ऑफ आईसी। ठीक है, आईसी को निकालने के लिए ये रॉ मटेरियल दिया हुआ, उसमें आपको परचेजेस में इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस या इलेक्ट्रिक चार्जेस, नॉट इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक चार्जेस, पावर चार्जेस जिसको और भी नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, पेट्रोल चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस, ठीक है, ऐसे चार्जेस ये जुड़ते हुए चले। ठीक है, कोई दिक्कत? इन सारे नाम को जोड़ देना, क्या मिल जाएगा आपको, सर व्हाट इफ अगर मेरे पास परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्ट दिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, तो मैं क्या करूं? मैंने कहा फिर वही काम करना है जो आपने डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट में किया था। अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू ज्यादा है, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की कम, तो इसका मतलब आईसी यही होगा। लेकिन अगर परचेज ऑफ आईसी की वैल्यू कम है और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू ज्यादा, तो फिर आईसी इन दोनों को ऐड करके। नहीं समझा पाया? कितनों को समझ में आया? फिर से बोलो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल अगर दिया हुआ है 10,000, आईसी इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल लिखा हुआ है 4,000, तो इसका मतलब आईसी की वैल्यू है 10,000। ठीक, अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू लिखा हुआ है 4,000 और इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल का वैल्यू लिखा हुआ है 10,000, तो आईसी की वैल्यू होगी 14,000। ठीक, नहीं समझा पाया? क्लियर? तबियत खराब है क्या आपकी? चले आगे, बोलो। चलो, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हम लोग को समझ में आ गया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन समझ में आ गया, इसका सब कुछ ओके रिपोर्ट है। तो इस हिसाब से हमने किया वैल्यू एडेड मेथड को कंप्लीट। ठीक, अब हम किसकी ओर रुख कर रहे हैं बेटा, इनकम मेथड। किसकी बात करेंगे बेटा? इनकम मेथड से जिस एग्रीगेट को हम निकालते हैं वो होता है डोमेस्टिक इनकम। क्या होता है बेटा? डोमेस्टिक इनकम, एनडीपी। ठीक, तो सबसे पहले इनकम मेथड में आप क्या निकालेंगे बेटा? एनडीपी। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब समझिएगा जरा सा, यहाँ पे बिल्कुल शांति दिमाग से सुनते चलिए, हर चीज आपको समझ में आएगा, हर एक चीज आपको मैं क्लियर करके यहाँ से आज भेजूंगा, ये मैं बिल्कुल अश्योरेंस है आपको। चलिए,
एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपीएफसी प्लस में एनएफआई। ठीक है, यानी जो सारा का सारा मसला है वो किसके ऊपर है, एनडीपीएफसी के ऊपर। अगर एनडीपीएफसी अगर हम निकाल पाए तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यस और नो। चलिए, तो अब क्वेश्चन में एनडीपीएफसी कैसे निकलेगा, तो एनडीपीएफसी निकलेगा जब आप तीन नाम को ऐड करेंगे। सबसे पहला कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस में ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। कोई दिक्कत यहां तक, बोलो। अब अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दिया हुआ है अपने नाम से तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकाल लेना। अब कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालोगे कैसे, तो ये निकलेगा जब आप इन तीन नाम को ऐड करेंगे। पहला सैलरी एंड वेजेस, इन कैश। दूसरा सैलरी एंड वेजेस इन काइंड। तीसरा सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन या सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, सैलरी एंड वेजेस इन कैश एंड सैलरी एंड वेजेस इन काइंड मिलाकर सैलरी एंड वेजेस के नाम से दिया हुआ होता है। तो अगर सैलरी एंड वेजेस अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि इसके अंदर सैलरी और कैश और सैलरी और काइंड दोनों इंक्लूडेड है। ठीक, बोलो, क्लियर है बच्चा, ओके रिपोर्ट। हाँ, यहाँ पे एक चीज जरूर याद रखिएगा कि सैलरी एंड वेजेस इन कैश लिखा हुआ है 1 लाख, और सैलरी एंड वेजेस इन कैश भी लिख दिया है 40,000। ठीक, तो इस 40,000 से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम ये मान के चलेंगे कि इस 40,000 को ऑलरेडी इस 1 लाख में इंक्लूडेड किया है। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो, सैलरी एंड वेजेस इन कैश दिया हुआ है 1,40,000 और सैलरी एंड वेजेस दिया हुआ है 1 लाख। तो इसका मतलब टोटल सैलरी एंड वेजेस इन कैश एंड काइंड कितना होगा, 2,40,000। नहीं आई बात समझ में, सिंपल सी बात हुआ ना। अगर सैलरी एंड वेजेस इन कैश अकेले 1,40,000 है तो टोटल सैलरी एंड वेजेस मिलाकर 1 लाख कैसे हो सकता है। जब मुझे कैश रिसीव ही 1,40,000 है तो टोटल सैलरी 1 लाख रुपए कैसे हो? फिर तो 1,40,000 से ज्यादा ही होगा, या तो उतना ही होगा, आया ना, लेकिन उससे कम तो नहीं होगा ना। नहीं समझा पाया, ठीक। तो सैलरी एंड वेजेस इन कैश प्लस सैलरी एंड वेजेस इन काइंड मिलाकर क्या बना, सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, अब बात आया सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन या सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अगर ये अपने नाम से दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो अन्यथा आपको सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। और ये निकलेगा कैसे, तो आप इसके लिए तीन नाम ऐड करेंगे। सबसे पहला पेंशन, दूसरा ग्रेचुइटी और तीसरा प्रोविडेंट फंड। जैसे ही आप ये तीन नाम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्या करेंगे बेटा, प्लस, तो आपको क्या मिल जाएगा, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन या सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलो ना बाबू, ठीक है। हाँ, कुछ नोट वाली बातें भी हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे।
अगर मेरे पास ओल्ड एज पेंशन दिया हुआ है तो इसके साथ बोर्ड लगेगा डीटीएम का, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन जो है वो एक ट्रांसफर इनकम है। हम किसे इंक्लूड करेंगे, या तो पेंशन अपने नाम से दिया हुआ हो एज इट इज, या तो उसके साथ लिखा हुआ हो रिटायरमेंट पेंशन। ठीक है, तो या तो पेंशन या तो रिटायरमेंट पेंशन। इसी पेंशन से हमें मतलब है, ओल्ड एज पेंशन से हमें मतलब नहीं। क्लियर? बोलो। तो जैसे ही सैलरी एंड वेजेस इन कैश, सैलरी एंड वेजेस इन काइंड और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन ये ऐड हो जाएगा, हम लोग को क्या मिल जाएगा बेटा? कॉम्पनसेशन ऑफ। ठीक है, और अगर कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय अपने नाम से ही दिया हुआ है तो फिर इनमें से किसी से भी हमें कोई मतलब नहीं। क्लियर? बोलो, आगे चले। बोलो। चलो, अगला नाम क्या आया बेटा? अगला नाम आया हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, समझा दो बेटा। बोलो। चलो, अगर हम ऑपरेटिंग सरप्लस की अगर बात करें तो ऑपरेटिंग सरप्लस या तो अपने नाम से होगा दिया हुआ, या तो इसे भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सरप्लस कैसे मिलेगा? तो ऑपरेटिंग सरप्लस हमें मिलता है जब हम इन चार नाम को ऐड करें। कितने नाम को ऐड करना है बेटा? प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। ठीक है, सबसे अच्छी बात क्या है कि रेंट अपने नाम से ही दिया हुआ मिलता है, गिवन होता है, बस देखना और क्वेश्चन में इसको यूज करना। ठीक है, रॉयल्टी 99% चांस दिया हुआ नहीं मिलता है क्वेश्चन, और अगर दिया हुआ नहीं मिले तो एक काम करना, देख लेना कि चार नाम ये वाला है क्या। सर कौन से चार नाम? मैंने कहा 1 मिनट दो, बताता हूँ। पहला लीज, दूसरा पेटेंट, तीसरा कॉपीराइट, चौथा गुडविल। जैसे ही लीज, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, इन चारों को आपने क्या किया, ऐड, क्या मिल जाएगा आपको? देखो ऐसे 99% नहीं होता, लेकिन फिर भी वाई टू टेक अ रिस्क। तो आदत बनाए रखिएगा कि अगर रॉयल्टी दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो ये चार नाम आप ऐड के लिए देख जरूर लें क्वेश्चन। ठीक, बोलिए। इंटरेस्ट अपने नाम से ही दिया हुआ मिलेगा, इंटरेस्ट अपने नाम से ही दिया हुआ मिलेगा, आपको इसको अलग से फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन इंटरेस्ट के ऊपर एक नोट जरूर याद रख लेना कि अगर आपके क्वेश्चन में नेशनल डेट इंटरेस्ट है, अगर आपके क्वेश्चन में नेशनल डेट इंटरेस्ट है तो फिर उसे आप अगेन डीटीएम का बोर्ड लगा देंगे उसके साथ, क्योंकि नेशनल डेट इंटरेस्ट जो होता है वो ट्रांसफर नेचर का होता है। क्लियर है? बोलो ना बाबू। ओके, चलो आगे चले। बोलो बाबू। नेक्स्ट आता है आपका प्रॉफिट। अब देखिए, प्रॉफिट के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। प्रॉफिट को निकालने के ना बेटा दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस में कॉर्पोरेट टैक्स। क्वेश्चन में देख लेना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है क्या? देखिए हाँ दिया हुआ है। फट से देखना क्या कॉर्पोरेशन टैक्स दिया हुआ है? हाँ दिया हुआ है। दोनों को क्या कर देना, प्लस कर देना, क्या मिल जाएगा? अगर ये नहीं दिया हुआ है तो फिर प्रॉफिट को निकालने का एक रास्ता और आ सकता है।
दैट इज कॉर्पोरेट टैक्स प्लस में डिविडेंड प्लस में रिटेन्ड अर्निंग। इन तीनों को ऐड कर देना, क्या मिल जाएगा? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? पक्का? चले, अब थोड़ा सा नोट। क्वेश्चन में कभी कभी कॉर्पोरेट टैक्स के और भी दो नाम दिए गए होते हैं। पहला कॉर्पोरेशन टैक्स, दूसरा बिजनेस टैक्स। तो अगर बिजनेस टैक्स लिखा हुआ है या कॉर्पोरेशन टैक्स लिखा हुआ है या कॉर्पोरेट टैक्स लिखा हुआ है तो इसमें कंफ्यूज मत होइए। कॉर्पोरेट टैक्स ही कॉर्पोरेशन टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स ही बिजनेस टैक्स है। क्लियर? बोलो। डिविडेंड हो सकता है एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ मिले डिविडेंड के नाम से, ठीक। और ये भी हो सकता है कि डिविडेंड के जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और शेयर होल्डर्स इनकम के नाम से लिखा हुआ। आपको अगर बेटा नहीं पढ़ना है, यू कैन सिंपली गो आउट ऑफ द क्लास। इसके बारे में आपको बेइज्जत करके निकाल दूं क्लास से। क्लास में कोई मूर्ख नहीं, और है तो वो आप है। और जरूरी नहीं होता वो मेरे कि हमेशा अपनी मूर्खता का प्रदर्शन इतने लोगों के बीच में करते जाए। हमने सब एक्सेप्ट कर लिया है कि आप मूर्ख इंसान हैं, बार बार उसको क्यों आ जाते हो साबित करने 10 लोगों के बीच में कि नहीं मैं मूर्ख हूँ? पढ़ने आए हो, पढ़ लो यार। आप लोग यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, आपको क्या लगता है वो मेरी नजरों में नहीं है? हाँ? मैं बार बार बोलता हूँ आपसे कि जब आए हैं तो पढ़ लीजिए, ड्रामा करने के लिए नहीं आए। ड्रामा करना है, माँ बाप के पास बहुत पैसे हैं, कहीं और जाके गुप्त दान करें। मेरे पास मुझे दान देने की जरूरत नहीं। पढ़ने आते हैं यहाँ पे, पढ़ के जाइए। और देखिए, जब आपको मतलब यूनिवर्सली एक मूर्ख इंसान का किताब मिल गया है तो उसको बार बार प्रूफ करने का भी उसको जरूरत नहीं है किसी का। अरे हमने मान लिया ना कि आप मूर्ख है, अब हर दिन उसको अच्छा लगता है प्रूफ करना, नहीं सर आप नहीं मानते हो मैं मूर्ख। मान लिए भाई, अब उसके ऊपर मत आओ। देखें, चलिए। तो डिविडेंड कहिए, ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहिए, या शेयर होल्डर्स इनकम कहिए, मतलब तीनों का एक। कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए बेटा। उसी तरह से रिटेन्ड अर्निंग कहिए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कहिए, या सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर कहिए, एक ही बात। तो सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन्ड अर्निंग। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, शेयर होल्डर्स इनकम और डिविडेंड, एक ही बात। कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, बिजनेस टैक्स, एक ही बात। क्लियर? ओके। तो ये हुआ हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। अब समझो मिक्स्ड इनकम। देखो, या तो मिक्स्ड इनकम एज इट इज ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा मिक्स्ड इनकम, या तो यहां मिलेगा इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड, या तो इनकम अर्न्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड मिलेगा, या तो मिक्स्ड इनकम, या तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड।
यही दो तीन नाम इसका दिया हुआ है। ठीक, बोलिए बाबू मेरे, क्लियर, चल सकते हैं आगे। तो ये इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अपने इनकम मेथड को खत्म। यही है इनकम मेथड, यही तो है इनकम मेथड, और है क्या। अच्छा, मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, नॉर्मल स्पीड में बढ़ा रहा हूँ। और देखिए मजा तो तब आ रहा है जब वैल्यू एडेड हो चुका है, इनकम हो चुका है, और अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग को करना है एक्सपेंडिचर। और अगले 10-15 मिनट में एक्सपेंडिचर मेथड भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए हटा सकता हूँ इसको। चलिए, एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए एक्सपेंडिचर मेथड में एक चीज आप याद रखिएगा कि इसमें नेशनल इनकम ना हम दो तरह से निकाल सकते हैं। पहला, आप जीडीपी एमपी निकालिए, फिर उसमें माइनस कर दीजिए डेप्रिसिएशन, प्लस कर दीजिए एनएफआई, और माइनस कर दीजिए एनआई। ठीक है। दूसरा, एनएनपीएफसी निकालने के लिए आप सबसे पहले निकालिए एनडीपीएमपी, और इसमें सिंपली प्लस कर दीजिए एनएफआई, और माइनस कर दीजिए एनआई। ठीक। अगेन डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में आपका जीडीपी एमपी पहले निकल रहा है या एनडीपी एमपी निकल रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीडीपी एमपी कब निकलेगा। जीडीपी एमपी तब निकलेगा बाबू मेरे, जब आप इन चार नाम को ऐड करेंगे। पहला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसी को आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हो और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहते हो। ठीक है, आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह लो, आप हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह लो, आप प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह लो, आप पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कह लो, सब एक है। ठीक है। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये एज इट इज ऐसे ही मिलेगा, इसका कोई दूसरा नाम तक भी आपको क्वेश्चन में नहीं दिखेगा, एज इट इज ऐसे ही दिखेगा। ठीक है। तीसरा आता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और चौथा आता है नेट एक्सपोर्ट। जैसे ही आप इन चार नाम को ऐड करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक, कोई दिक्कत। हाँ, वहीं पे अगर आपने एनडीपी एमपी निकाला तो उसके लिए क्या दिया हुआ होगा, तो उसके लिए भी बेटा चार नाम ही होगा। पहला नाम प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होगा। अच्छा, मैंने क्या बोला था, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउस, सब एक है। दूसरा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जहां पे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था, वहां पे अब हो जाएगा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। और लास्ट में आप यहाँ पे फिर से नेट एक्सपोर्ट ऐड कर देंगे। तो सिंपल सी बात ये हुई कि पहला नाम तो एज इट इज वही है, दूसरा नाम भी एज इट इज वही है, तीसरा नाम भी चौथा नाम भी एज इट इज वही है। बस अंतर कहाँ पड़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक में और नेट डोमेस्टिक। क्लियर, बोलो बाबू, यहां तक समझ में आया, पक्का। अब समझो, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है,
सबसे पहले दिक्कत हम समझते हैं नेट एक्सपोर्ट। अगर नेट एक्सपोर्ट अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर नेट एक्सपोर्ट निकालोगे आप एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है। जैसे ही आपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दिया, जैसे ही आपने एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा? नेट एक्सपोर्ट। हाँ, अगर नेट एक्सपोर्ट माइनस में ही है तो यहां पे नेट एक्सपोर्ट फिर आप ऐड मत करना, फिर आप माइनस। नेट एक्सपोर्ट ऐड तभी होगा जब नेट एक्सपोर्ट आपका पॉजिटिव। ठीक है, उसी तरह से सपोज करो क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट की जगह लिख दिया है नेट इंपोर्ट, तो नेट एक्सपोर्ट होता तो क्या करते हैं? प्लस। तो नेट इंपोर्ट है तो क्या करना चाहिए? माइनस। नेट एक्सपोर्ट अगर माइनस है तो हम क्या करते थे? माइनस। उसी तरह से अगर नेट इंपोर्ट माइनस में दिया हुआ है तो फिर अब नेट इंपोर्ट यहां क्या हो जाएगा? प्लस। क्लियर? बोलो ना बाबू, क्लियर? चलो, तो बस अब आखिरी पढ़ाओ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब समझो हमें मतलब किससे होता है बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के ना दो रास्ते होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है। तो हम निकालेंगे कैसे? पहला रास्ता, आपके पास दिया होगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या लिखा हुआ होगा बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें बस आप ऐड कर देंगे चेंज इन स्टॉक। क्या कर देंगे बेटा? चेंज इन स्टॉक को ऐड कर। जैसे ही आपने ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलिए बेटा। उसी तरह से अगर सपोज करो क्वेश्चन में लिखा हुआ है नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसमें भी आप क्या करोगे? चेंज इन स्टॉक ऐड करोगे और फिर आपको क्या मिलेगा? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो एक तरीका तो ये है ग्रॉस डोमेस्टिक और नेट डोमेस्टिक को फाइंड आउट करने का। एक और तरीका है, आपके पास तीन इन्वेस्टमेंट्स दिए हुए थे, आप इस तीनों इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर। पहला पब्लिक इन्वेस्टमेंट, दूसरा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, तीसरा रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट। जैसे ही इस तीन इन्वेस्टमेंट्स को आप ऐड कर देंगे, जैसे ही आप इस तीन इन्वेस्टमेंट्स को ऐड कर देंगे, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? आपको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, अगर मान लो कि इन तीनों टर्म के साथ नेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट, नेट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, नेट रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ होता तो फिर रिजल्ट फिगर क्या होता? नेट डोमेस्टिक कैपिटल। नहीं आया समझ? बोलिए बेटा। ओके, कोई दिक्कत? दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड नेशनल इनकम का प्रैक्टिकल का सारा इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पॉइंट्स। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या करना है? तीनों मेथड के क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट क्लास में जब आप आए थे तो आपको एक असाइनमेंट दिया गया था, नेक्स्ट क्लास में आओगे तो फिर एक असाइनमेंट आपको मिल जाए। ठीक है, अब समझिए यहाँ पर, आई कैन मेक अ बेट ऑन दिस। आप इन तीनों मेथड्स को अच्छे से सुनिए और इसको सुनने के बाद आप नेशनल इनकम का बुक का क्वेश्चन उठाइए, व्हाटसोएवर बुक यू है, कोई भी किताब उठाइए,
आप क्वेश्चन करने के लिए बैठिए, आपसे टॉप टू बॉटम सारे क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। आई कैन मेक अ बेट ऑन दिस। आप इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को दोबारा सुनिए। नेशनल इनकम का कोई भी पुराना एग्जाम आइडिया यूलाई का क्वेश्चन उठा लीजिए, आपसे हो जाएगा। और शर्तें आप इसको सुनिए। देखिए, ट्यूशंस लगवाने से, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने से रिजल्ट नहीं होता। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, एंड ऑन रिकॉर्ड ये बात बोल रहा हूँ। तो जो बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं वो भी सुने, और जो बच्चे पढ़ के जा चुके हैं आज वो भी सुने। आप किसी भी टीचर के पास आप ट्यूशन लगवा लीजिए, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि रिजल्ट होगा। रिजल्ट तभी होगा जब आप खुद स्वयं भी पढ़ें। देखो, सच्चाई है, हर टीचर टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज अपनी क्लास को डिलीवर करना चाहिए, लेकिन अब उस नॉलेज को कितना बच्चा लेकर खुद उसके ऊपर पर्सनल एफर्ट कर रहा है, ये बच्चे के बच्चे ऊपर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे होते हैं जो इन चीजों को सुनते हैं, घर जाके भी सुनते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी करते हैं। देखिए, रियाज करना बहुत जरूरी है। रियाज मतलब समझते हैं? प्रैक्टिस। रियाज करना बहुत जरूरी है। अगर आप रियाज नहीं करेंगे, ये सब चीज भूलता चले जाएंगे, ये सब कुछ भूल जाइएगा। आप अगर ठीक से देखिएगा तो 40 से 45 मिनट में आपका तीनों मेथड कायदे से होकर बैठे। अब जो बच्चा ये सोचेगा कि नहीं यार मुझे तो ये आता है या मुझे तो आ गया, परसों वाले क्लास में अब इसको मैं दोबारा कर लूंगा, वो बच्चा नहीं कर पाएगा कुछ। वो भूल चुका होगा, वो भूल चुका होगा। और जो बच्चा ये प्रैक्टिस करके आएगा नेक्स्ट क्लास में, आप देखिएगा कि नेशनल इनकम का क्वेश्चन आप नहीं निकाल के बैठे। इसीलिए थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए। दूसरी बात, एक चीज और बोलूंगा, दीपावली है ना, आपकी जिंदगी की आखिरी दीपावली। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं, खबरदार जो तुमने दीपावली का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया है बिल्कुल करो जी, बिल्कुल करो। इतना बड़ा फेस्टिवल है हमारे कंट्री का, क्यों नहीं सेलिब्रेट करो? बिल्कुल करो, मैं भी बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा लिमिट। ये नहीं होना चाहिए कि आज दीपावली है तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम पटाखे तो रात में चलाओगे ना जी, दिन में अपना पढ़ लेना। नहीं सर, दीपावली है, पूरे दिन का काम धंधा रहता है, घर में 10 तरह की चीजें होती है, मैनेज करके चलना पड़ता है, तो ठीक है। दीपावली कब की है? 31 की है? 31 एक में ही पड़ रहा है, आज 23 तारीख है। स्टिल यू आर हैविंग अ वीक, एटलीस्ट अ वीक, है ना? है ना? इस एक हफ्ते में आप 2-2 घंटा दवा पढ़ लें, मत पढ़ना है दीपावली के दिन, चल जाएगा। ये तो बोलो कि मैं अभी भी ज्यादा नहीं पढ़ूंगा और मैं उस दिन भी नहीं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, लाइफ तुम्हारी है। मैं तुम्हें एज अ मेंटोर समझा सकता, मैं तुम्हें किसी काम को लेकर प्रेशराइजेशन नहीं कर सकता, समझ रहे हो? तो इसीलिए मेरा तो यही है कहना आपसे कि थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई अपना अप टू डेटेड रखिए, बट अगर दीपावली पे अगर आप पूरे दिन नहीं भी पढ़ पाए तो उसका लॉस पहले से आप कॉम्पनसेट करके बैठे, ठीक है? ओके।
चलिए, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बेटा, हैव अ ग्रेट एंड अ सेफ इवनिंग अहेड, टेक केयर।